अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करने की कोशिश करता हूँ आप सब सुनिए। कि शारदे कंठ में तान देती रहो, शारदे कंठ में तान देती रहो, दूर अज्ञान कर ज्ञान देती रहो, कर उजाला नया नित नए कर्म से, माँ विराजो हृदय ध्यान देती रहो, माँ विराजो हृदय ध्यान देती रहो। कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता यही है प्रार्थना तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। और जो छंद प्रणव श्रद्धेय तिवारी जी ने भेजे हैं मैं उनका वाचन करने का प्रयत्न करता हूँ। तो सुनिए कि हिंदी के सुकवि श्रेष्ठ छंदकार गीतकार, कि हिंदी के सुकवि श्रेष्ठ छंदकार गीतकार श्री महेंद्र शास्त्री जी सरल सुविचारी थे, त्याग करुणा दया उदारता की प्रतिमूर्ति, सत्य के प्रबल पक्षधर प्रतिधारी थे। कविता में राष्ट्रवाद का ही शंखनाद किया, कविता में राष्ट्रवाद का ही शंखनाद किया, राम के अनन्य भक्त परम पुजारी थे, देववाणी संस्कृत भी बोलते थे धारा प्रवाह, शब्द शब्द ब्रह्म ज्ञान कोश के प्रभारी थे, शब्द शब्द ब्रह्म ज्ञान कोश के प्रभारी थे। कि वेशभूषा और नाम दोनों से सरल रहे, यश की पताका चारों ओर लहराई है, वेशभूषा और नाम दोनों से सरल रहे, यश की पताका चारों ओर लहराई है। वाणी में था ओज शौर्य रोम रोम में भरा था, चिंतन में जिनके अथाह गहराई है। साहित्य की बगिया से साहित्य की बगिया को साधना से सींच सींच कितने नवाकुरों की पौध भी लगाई है। धन्य परिवार धन्य धन्य शास्त्री सरल, धन्य है विरल जहाँ सरल सभाई है। धन्य परिवार धन्य धन्य शास्त्री सरल, धन्य है विरल जहाँ शास्त्री सभाई है, धन्य है विरल जहाँ शास्त्री सभाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। शास्त्री के चरणों में इस उत्तर से भावपूर्ण दोनों छंद प्रस्तुत किए जो आदरणीय रामकिशोर तिवारी किशोर जी ने भेजे हैं, उन्होंने लिखे हैं। और मैं चाहता हूं कि मैं जब परसों मैंने जब काशी के कोतवाल काल भैरव जी के दर्शन किए और विंध्यवासिनी मैया के दर्शन किए, बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन किए, तो मैं वहां से 3-4 माला ये भी प्रसाद स्वरूप लेकर के आया हूं। संख्या तो 10 की है जिनको पहनाना है, वो माले उसी में स्पर्श करा करके 10 माले जो टॉपर्स हैं उनको पहनाने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय कुरुक्षेत्र क्षेत्र के सम्मानित विधायक श्रीमान साकेत प्रताप वर्मा जी से। और मैं चाहता हूं कोई पलक मौर्य, पलक मौर्य, शीतल वर्मा, अनुभव शोषी।
ये इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हैं। ये प्रसाद स्वरूप माले वहां से मैं लेकर के आया हूँ, बनारस से और विंध्याचल से, इनके प्रसाद के लिए। तो ये प्रसाद ऐसे नहीं वितरित होता। प्रसाद जब हाथ में होता है तो ताली नहीं बजाते, प्रसाद जब मिलना होता है उससे पहले ताली बजाते हैं, है ना। और ये बाबा विश्वनाथ जी का, काल भैरव जी का और विंध्यवासिनी मैया का ये आशीर्वाद इनको प्राप्त हो रहा है। शीतल वर्मा और अनुभव शंकर, आ जाओ, वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। उधर सामने देखो, सामने अनुभव, सामने देखो। हाँ, अंचल यादव, राज वर्मा, अंचल यादव और राज वर्मा, जल्दी आए। और इसके बाद में हाई स्कूल के विद्यार्थी तैयार रहे। नव्या सिंह, अंशी मौर्य, ज्ञानेंद्र वर्मा, हेमंत वर्मा, मोहित वर्मा। इन बच्चों के सम्मान में तालियां बजाते रहे जब तक इनका सम्मान हो। आ जाए, अगर वहां है तो भी आ जाए। नव्या सिंह, अंशी मौर्य, ज्ञानेंद्र वर्मा, हेमंत वर्मा, मोहित वर्मा, मेरे अग्रज और शास्त्री जी के बहुत निकट और एक बड़े भाई के रूप में जिन्होंने उनको गाइड किया। रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं आदरणीय श्री राजेंद्र कुमार वाजपेयी जी, उनका माल्यार्पण करके स्वागत हो। और मैं चाहता हूं कि उनको तालियां बहुत हल्की हैं। जो तालियां बजाते हैं उनका खून बढ़ता है, और जो तालियां नहीं बजाते हैं उनके नाखून बढ़ते हैं। साइंस के विद्यार्थी जानते होंगे इस बात को, है ना। ये फिर आपने बीच में गैप कर दिया। ये आपके बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं या बराबर के हैं जिनका सम्मान हो रहा है। जोरदार तालियां। एक ग्रुप फोटो हो जाए। कुछ लोग माननीय विधायक जी के साइड में चले जाएं, उधर। हाँ, बॉयज उधर चले जाएं, बहन इधर जाएं। और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय केदारनाथ शुक्ल जी से कि वह बच्चों के साथ में खड़े होकर के अपना आशीर्वाद दें। मैं चाहता हूं इसके बाद में श्रीमान शिवदास प्रभात जी, जो शास्त्री जी के बहुत निकट थे, बहुत अभिन्न थे, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मैं यहाँ आए, उनका बेस लगा करके स्वागत हो। यहाँ सामने आ जाए, सामने आ जाए, इस तरफ आ जाए। 13 लोग, 13 लोग। तालियां बहुत हल्की हैं। या तो शरीर से आप यहाँ हैं, मन से कहीं और, है ना, कुछ ऐसे लगता है। और अब मैं यहाँ मैं परिचय करा दूं सभी लोगों का। माननीय विधायक जी आप परिचित हैं, विधायक जी आप सबसे परिचित हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे जितने अतिथि हैं उनको दोनों मेरे
श्रेष्ठ भाई और दोनों सुपुत्र वो मिलकर के और सबको स्मृति चिन्ह दे करके सम्मानित करें। और तब तक मैं परिचय भी करा रहा हूँ। दो बनाओ सही बनाओ। माननीय विधायक जी के बात पे आगे दाहिनी ओर श्रीमान लठूरी लठ जी, मैं चाहता हूं कि 1 मिनट के लिए चुनाव नहीं लेकिन खड़े हो जाए। जोरदार तालियां। ये अभी आपको लोट-पोट करेंगे और इसके बाद में फिर साइड में आदरणीय केदारनाथ शुक्ल दादा जो बहुत श्रेष्ठ रचनाकार हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि वो इतिहास की रचना ये आपको सुनाएंगे। आज के कार्यक्रम में आपको बोझ ही नहीं होने देंगे। और उसके बाद में अपने कॉलेज के सम्मानित प्रबंधक पूर्व चेयरमैन श्रीमान सुरेश वर्मा जी, सबका सम्मान हो रहा है। इसके बाद में आदरणीय चक्र सुदर्शन पांडे जी जो वरिष्ठ सभासद हैं, सभासद संघ के अध्यक्ष हैं और इस मोहल्ले से वो 7वीं बार, आसान नहीं 7वीं बार सभासद है। जोरदार तालियां। इसके बाद में आदरणीय सिद्धार्थ पुरवार जी जो मां शीतला देवी धाम समिति के सम्मानित कोषाध्यक्ष हैं और विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रहे हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं श्रीमान सिद्धार्थ गुप्त जी, वो मेरे भाई और हैं। और घर में जो 2 रोटी सुबह शाम खाने को मिलती है वो आपकी दया से ही मिलती है, इसलिए सम्मान मिलती है। और इसके बाद में मंच पर अगले क्रम में श्रीमान कुलदीप गुप्ता जी जो विद्यार्थी परिषद के सम्मानित संगठन मंत्री हैं और विवेकानंद जी की मूर्ति को लगाने का प्रस्ताव सुझाव आपने ही दिया था, उनका स्वागत हो रहा है। उसके पश्चात में एक अखबार निकलता है राष्ट्र राज्य, आपने नाम सुना होगा। उसके प्रधान संपादक श्रीमान रामचंद्र वर्मा जी, वो अपने बीच में शास्त्री जी के बहुत निकट रहे और जब वो शास्त्री जी के साथ में सीतापुर में दुर्घटना हुई उस समय आप भी चाय साथ में पी रहे थे। इसके बाद में हमारे मित्र और शास्त्री जी के बहुत निकट रहे श्रीमान कृष्ण कुमार गुप्त जी जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं, उनका स्वागत सम्मान हो रहा है। स्वागत के इसी क्रम में अपने बीच में श्रीमान राजकुमार गुप्त जी कॉलेज के इंग्लिश के लेक्चरर हैं और शास्त्री जी के मित्रों में रहे, उनका सम्मान हो रहा है। और इसके बाद में श्रीमान विनोद गुप्त जी जो निराला साहित्य परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और जिन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, जो बहुत अच्छे समीक्षक हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं और जिनका हिंदी और इंग्लिश पर समान रूप से कमांड है। अगर घंटों इंग्लिश बोलनी हो तो उन्हें कोई संकोच नहीं होगा। ऐसे श्रीमान विनोद गुप्त जी का सम्मान हुआ। और इसके बाद में श्रीमान अनिल गुप्त ज्योति जी निराला साहित्य परिषद के आप महामंत्री हैं और आप 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और शास्त्री जी के अभिन्न लोगों में रहे ऐसे अनिल गुप्त ज्योति जी का स्वागत हो रहा है। अभी मैंने परिचय कराया था श्री प्रकाश श्रीवास्तव जी जो साहित्यिक क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। आपने हजारों रचनाएं लिखी हैं और जिस दिन उनका प्रकाशन होगा उस दिन निश्चित रूप से साहित्य जगत बहुत उनका आभारी रहेगा। उनका सम्मान हो रहा है, उनका स्वागत हो रहा है। और इसके बाद में आदरणीय रामशंकर मिश्र जी जो बहुत कुशल वक्ता हैं, संगठक हैं अच्छे और जिन्होंने कई नाटकों में अभिनय किया है। शास्त्री जी ने एक जो नाटक लिखा था भीम प्रतिज्ञा, उस नाटक में भी आपने शास्त्री जी के साथ में रोल किया था, उनका स्वागत सम्मान हो रहा है। और इसके बाद में श्रीमान राधेश्याम कश्यप जी जो शास्त्री जी के और शिक्षण कार्य करते थे, बहुत अच्छे शिक्षक हैं, रिटायर्ड टीचर हैं श्रीमान राधेश्याम कश्यप जी, उनका स्वागत सम्मान हो रहा है। और इसके बाद में मेरे बहुत ही आदरणीय मूलचंद त्रिपाठी जी जो शास्त्री जी के बहुत अभिन्न रहे, उनका स्वागत सम्मान हो रहा है। और स्वागत सम्मान के इसी क्रम में श्रीमान जितेंद्र वर्मा जी जो अमीन भी रहे हैं और मेरे रिश्तेदार भी हैं
और शास्त्री जी के बहुत अभिन्न रहे ऐसे श्रीमान जितेंद्र वर्मा जी का ये स्वागत सम्मान हो रहा है। स्वागत सम्मान के इसी क्रम में आदरणीय राजेंद्र प्रसाद वाजपेयी जी जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और शास्त्री जी के बहुत मार्गदर्शक रहे हैं, ऐसे आदरणीय राजेंद्र प्रसाद वाजपेयी जी का स्वागत हो रहा है। श्रीमान अरुण पांडे जिनको हम प्यार से लल्लन पांडे कहकर के पुकारते हैं, उनका सम्मान हो रहा है। मेरे दामाश्री हैं, शास्त्री जी के दामाश्री हैं, शास्त्री जी की बड़ी बेटी और उसका विवाह आप ही के साथ हुआ, उनका भी स्वागत अभिनंदन है, तालियां बजाते रहें। और इसके बाद में श्री भवानी शंकर दीक्षित तिवारी, मैं दीक्षित ही हर बार बोलता हूँ आपको, दीक्षित हो गए हैं इसलिए शायद दीक्षित निकल जाता है, वो कवि हैं, उनका सम्मान होना, जोरदार तालियों से स्वागत सम्मान करें। और मैं इसके बाद में श्रीमान नवल किशोर वाजपेयी जी जिनको मैं मामा कहता हूँ, संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं और शास्त्री जी भी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, दोनों की अभिन्न मित्रता थी। ऐसे श्री नवल किशोर वाजपेयी जी का स्वागत सम्मान हो रहा है। और स्वागत के इसी क्रम में मैं चाहता हूँ कि फिर इस कार्यक्रम को थोड़ी और गति दी जाए। तो गति देने में मैं चाहता हूं कि शास्त्री जी के बहुत अभिन्न, जिनके यहाँ शास्त्री जी कई कई दिनों तक रुकते थे, ऐसे आदरणीय कवि केदारनाथ शुक्ल जी अपने बीच में हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि वह आशीर्वाद दें और एक छोटी कविता जो हास्य की हो या वीरस की हो उसको भी प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे। आदरणीय दादा केदारनाथ शुक्ल जी। मंच पर उपस्थित कुर्सी क्षेत्र के जनप्रिय विधायक बैसाखी जी, हास्य के हाहा होती है साक्षर लथुरी लथ जी, हमारे दो बहुत पुराने साथी अनिल ज्योति जी और विनोद जी, मंच पर उपस्थित समस्त सुधीजन विद्वान और हमारे काफी लोग देख रहे हैं, रमेश वाजपेयी जी, बागी दिनकर जी, तो 8 बजे हमें आदेशित किया गया है। मैं बताऊं, ये वो घड़ी है, आप सब लोग कुछ दिन बाद जो बच्चे यहाँ से निकल जाएंगे वो पीड़ा या तो अध्यापक समझते हैं या आपको भी उतने दुख होता है जब विद्यालय छोड़कर कोई दूसरे विद्यालय में जाता है। मान लिया यहाँ तक इंटर में पढ़े हैं और उसके बाद कहीं जाएंगे, तो इस विद्यालय की यादें जब आपको आएंगी तो कहीं कहीं अगर वो याद, वो कोई प्यारा अध्यापक आपसे दूर हुआ है तो आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। उतनी ही पीड़ा अध्यापकों को होती है। भाई रमेश वाजपेयी ने बड़ी मेहनत की और उन्होंने अभ्यास करा दिया, क्योंकि बच्चे अक्सर देखा जाता है कि वो जब विद्यालय इम्तहान देते हैं तो कहते हैं हाथ दर्द करने लगे। तो हाथ दर्द न करे इसके लिए इतनी तालियां बजवा दी आपसे कि अब आपके हाथ कभी लिखने में भी वहाँ पर परीक्षा में दर्द नहीं करेंगे। इसके लिए एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। उन्होंने पूरा प्रयास कर दिया है कि हमारे बच्चे चाहे जितना लिखे लेकिन हाथ नहीं दर्द करेंगे। मुझे आदेशित किया गया है, मैं 4 पंक्तियाँ उस शख्सियत के नाम, उस विद्वान के नाम, उस आरएसएस के उस कार्यकर्ता के नाम जो हमारे बड़े भाई थे, जिनका हमें आशीर्वाद मिलता रहता था, उनके पूरे व्यक्तित्व को 4 पंक्तियों में समेट कर कहूँ और उसके बाद आपके लिए कुछ रचना करूँ। इसके लिए मैं 4 पंक्तियाँ दे रहा हूँ कि उनका व्यक्तित्व कैसा था। 4 पंक्तियों में ही सारा उनका व्यक्तित्व है।
चंदन सा शीतल था न क्रंदन अंतस के मध्य, चंदन सा शीतल था न क्रंदन अंतस के मध्य, चंदन हिंदी के चढ़े शीश पे बधा के ताज, शील गुण सागर मतियागर उजागर थे कागर में सागर भरे सबके बनाए गाज, शील गुण सागर मतियागर उजागर थे गागर में सागर भरे सबके संवारे काज, दृढ़ता में हिमालय देव आले थे उदारता में सुरसर साहित्य के थे सबकी बजाते लाज, और बारी के नंदन अभिनंदन हुआ बार बार, वंदन उन्हीं का करूं शीश को झुका के आज, वंदन उन्हीं का करूं शीश को झुका के आज। 4 पंक्तियों में ही उनका पूरा व्यक्तित्व आ जाता है। वो बाहर से जितना मुलायम कठोर लगते थे, अंदर से उतना ही कोमल थे। आप कभी भी उनके पास जाते तो अपने हृदय से इसी प्रकार चिपका लेते थे जैसे आज रमेश वाजपेयी, जब कभी मिलो तो वाजपेयी गले से लगा लेते हैं और लगता है अभिन्न है। तो एक बार मैं उनको प्रणाम करता हुआ हमें आदेशित किया गया है, हमारे विधायक ने सहयोग से हमारे मंच पर है, आज वो स्थित है कि हम पता नहीं बता सकते कि ये सपा का है या बसपा का है या भाजपा का है, सभी भाजपा में डूबते हुए आ रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां दे रहा हूँ, मैं नाम नहीं पार्टी का ले रहा हूँ। होली का मैं मौसम आने वाला है और होली के ब्याह से मैं कहना चाहता हूँ, एक छंद दे रहा हूँ कि केसरिया रंग को लगा के चला गया कोई, पत्नी हमारी भाजपाई लगने लगी। ये बात बच्चों की समझ में आ गई। केसरिया रंग को लगा के चला गया कोई, पत्नी हमारी भाजपाई लगने लगी। दूसरे ने आके लाल रंग तुरंत डाल दिया, देर नहीं लगी वो सफाई लगने लगी। और नीले रंग वाला रंग अपना था लाया और जो ही था लगाया बस पाई लगने लगी, जो ही था लगाया बस पाई लगने लगी। और सारे रंग एक में मिले तो मुंह काला हुआ, हमें काला जान की मिठाई लगने लगी। तो ये दशा है, ये दशा है। एक छंद और विधायक जी हैं, कविता तो धर्म बनता है, चाहे विधायक हो चाहे साधारण व्यक्ति हो, वो तो सीख ही देता है। और मैंने एक रचना ऐसी कही है जो हर विधायक के लिए, हर व्यक्ति के लिए सही है। अब देखिए, आप लोगों ने लक्षणा, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ पढ़ी होंगी। और एक जो व्यंजना शक्ति होती है उसमें देखो कितनी शक्ति होती है। मैं आप सबका ध्यान चाहूँगा, एक नेताजी एक चश्मे की दुकान पर आए और चश्मे वाले से बड़बड़ाए, तूने मेरे चश्मे में इतना घटिया लेंस लगाया, इसमें 1 महीने के अंदर इतना अंदर आया। मैं पहले मीलों दूर खड़ा आदमी पहचान लेता था, उस पर ध्यान देता था, लेकिन अब पास का भी खड़ा आदमी दिखाई नहीं देता है। हर आदमी कहता है बड़ा स्वार्थी नेता है, हर आदमी कहता है बड़ा स्वार्थी नेता है। चश्मे वाला मुस्कराया, उसने नेताजी को समझाया, मेरे चश्मे में कोई नहीं डिफेक्ट है, ये आपके विधायक बन जाने का इफेक्ट है। मेरे चश्मे में कोई नहीं डिफेक्ट है, ये आपके विधायक बन जाने का इफेक्ट है। 5 साल तक आप दूसरा चश्मा ले जाएं, इसे अपने आंखों पर लगाएं, इसमें बड़ा सस्पेंस है क्योंकि इसका फोटो क्रेविंग लेंस है। ये मौसम के मिजाज को देखकर रंग बदलता है, आजकल नेताओं पर बहुत ज्यादा चलता है। ये मौसम के मिजाज को देखकर रंग बदलता है, आजकल नेताओं पर बहुत ज्यादा चलता है। 5 साल बाद फिर आना, तब यही चश्मा फिर ले जाना, तब इसके भाग्य फिर जगेंगे और आपको पहले से भी दूर के आदमी दिखने लगेंगे, और आपको पहले से भी दूर के आदमी दिखने लगेंगे। लेकिन वो आदमी तुम्हें पहचान पाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए चश्मे की कोई वारंटी नहीं है, इसीलिए चश्मे की बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम दादाजी।
बहुत ही श्रेष्ठ व्यंग्य रचना उन्होंने सुनाई। मैं चाहता हूँ मोहन प्रसाद बारी जी अपने बीच में हैं, मंच पर आने की कृपा करें। श्रीमान मोहन प्रसाद बारी जी एक बार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। आप वहाँ स्थान ले लें, माल्यार्पण करके उनका स्वागत हो। और इसी क्रम में मैं 2 मिनट के लिए चाहता हूं आदरणीय रामशंकर मिश्र जी आए और 2-3 मिनट में अपनी बात रखें। आदरणीय रामशंकर मिश्र जी बहुत कुशल वक्ता हैं और बहुत ही श्रेष्ठ संगठन करता है। वहाँ की बात रखें। दो शब्द प्रातः स्मरणीय गुरु जी को समर्पित करके तत्पश्चात मंच को संबोधित करूंगा। अभी 15 लोग देख रहे हैं। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंच पर उपस्थित मेरे मानसिक विधायक, ये शब्द संयुक्त नहीं है, मैं इसलिए स्पष्ट कर दूं कि मैं मूलतः मेरा पैतृक निवास के ही चुनाव क्षेत्र में है। मैं अपने ननिहाल में हूं, इसलिए मेरे सभी वरिष्ठ और सम्मुख विराजमान कल का भारत का भविष्य, मैं आज के सभी जनों को प्रणाम करता हुआ 2 शब्द शास्त्री जी के लिए कहूंगा। शास्त्री जी के आयाम को समझने के लिए उनका बहुआयामी व्यक्तित्व था। उन्हें किसी क्षेत्र विशेष में बांटा नहीं जा सकता। वो श्रेष्ठतम शिक्षक थे। मैं उनका प्राथमिक काल से विद्यार्थी रहा। जब उनकी नियुक्ति हुई थी उस समय से मैं उनका विद्यार्थी रहा और आज भी मैं उनका विद्यार्थी हूं। उनको श्री चरणों में बैठ कर ही मैं कुछ अर्जित कर पाता हूं। वो कुशल शिक्षक थे। मैंने तमाम शिक्षक देखे, लेकिन मैंने शास्त्री जी के अतिरिक्त ऐसा शिक्षक नहीं देखा जो बिना पुस्तक के पढ़ाता हो। शास्त्री जी ने कभी पुस्तक को हाथ नहीं लगाया। हममें से एक विद्यार्थी एक पंक्ति का वाचन कर देता था, उसके पश्चात वो सारा विषय अपने आप पढ़ाते थे। और ऐसे विद्यार्थी नहीं, ऐसे शिक्षार्थी वो शिक्षक नहीं। शिक्षार्थी उन्हें चौराहे पर रोककर पढ़ सकता था, खेत की मेड़ पर पढ़ सकता था, कांटा चलाते हुए पढ़ सकता था, कहीं भी रोक सकता। साहित्यकार ऐसी कोई विधा नहीं हिंदी साहित्य की जिसमें उन्होंने लिखा ना। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। उन्होंने नाट्य लिखा, उन्होंने गद्य लिखा, उन्होंने पद्य लिखा, उन्होंने खंडाक्षर लिखे, उन्होंने संस्कृत में संस्कृत तक में लिखा और प्रचलित लिखा। हम एक उनका जो है वो विशेष क्षेत्र में वो अग्रणी नहीं थे। वो मंच के भले ही कुशल कवि न हो, लेकिन जो उन्होंने लिखा वो युग साहित्य है। उन्होंने सत्य लिखा, जो युग में भोगा वो लिखा। वो पथ प्रदर्शक थे, वो सभी के पथ प्रदर्शक थे। वो कुशल नाटककार थे। सर्वप्रथम वो अभिनय करते हुए मैंने उनको देखा अपने जीवन में। साथ उस समय मेरी आयु 6-7 वर्ष की रही होगी। उस समय श्यामदास और बन्नी के बीच में रामलीला का मंचन होता था। उसमें वो राम या लक्ष्मण का अभिनय कर रहे थे। उस दौर में मैंने उनको देखा। तत्पश्चात जब मेरे शिक्षक हम करके आए तब मैंने देखा। उसके पश्चात मैं अगली कक्षाओं में चला गया, उसमें उनका बराबर बना रहा।
कभी भी कहीं भी वो मुझे सुलभ हो जाते थे और सर्वप्रथम मुस्कुरा करके स्मित मुस्कान के साथ उच्च स्वर में कहते थे गौरव शंकर, क्या स्थिति है? प्रणाम करने पर मुस्कान आ जाती, आशीर्वाद देती। एक घटना मैं अपने जीवन की बताऊंगा। मुझे इस बात का संतोष है कि मेरे सभी बच्चे इसी विद्यालय में पढ़े। आज मेरी बहुत करोड़पति भी इसी विद्यालय के छात्र। उस समय मेरी बड़ी बच्चियां इस विद्यालय में पढ़ रही थी, शायद इंटर की मान्यता नहीं थी। वो मुझे रमकुंडा चौराहे पर मिल गए, कुशल से पूछा। मैंने कहा पुत्रियों का एडमिशन कराने की व्यवस्था कर रहा हूँ। जी ऐसे मैं करा दूंगा, यदि अपना विद्यालय इस स्तर में होता तो बड़ा संतोष होता। वो मेरी तरफ देख करके हल्के से मुस्कुराए, उनकी आंखों में एक भविष्य की चमक दिखाई दी और उनके आशीर्वाद से विद्यालय आज बहुत प्रगति करता है, अग्रसारित है। मैं अपने जीवन भर के तमाम पुण्यों को अर्पित करते हुए ये कामना करूंगा कि ये विद्यालय दिन प्रतिदिन उस दिव्यात्मा की आशीर्वाद से आगे बढ़े। उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को केवल एक शब्द में बांधा जा सकता है कि वो समकालीन युग में इस नगर में अजात शब्द के रूप में जिए और उनके प्रस्थान कर जाने के बाद, अनंत यात्रा पर प्रस्थान कर जाने के बाद उनके शिव चरणों में निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत सारी उनके साथ जुड़ी हुई मेरी यादें हैं, कभी लिख करके दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बीच में वरिष्ठ साहित्यकार श्री शिव प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। उन्हें किसी बहुत आवश्यक कार्य से बाहर जाना है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा आए 2 मिनट में शास्त्री जी को श्रद्धांजलि देते हुए, और चूंकि मेरे बड़े भाई हैं इसलिए हमको आशीर्वाद करें। मंच पर उपस्थित विद्वज्जनों, प्रिय छात्र छात्राओं, इस विद्यालय के कुशल नेतृत्वकर्ता श्री विरल जी, मैं नहीं समझ पाता कि उन्हें आशीर्वाद दूं या कि उन्हें नमन करूं। इन सबके बीच सबसे प्रसन्नता मुझे ये हुई कि उन्होंने शास्त्री जी की मूर्ति का अनावरण करके अपने अनुज धर्म का पालन किया है, और जो अपने धर्म का पालन करता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है, वो बहुत आगे निकल जाता है। ऐसा ही कुछ मुझे श्री विरल जी ने नजर आया। हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती, अमर के वीर पुत्रों, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पूर्ण पद है, बढ़े चलो बढ़े चलो। ये श्री सराय जी की पसंदीदा पंक्तियां थी, इसीलिए मैंने यहाँ कह डाला। बहुत कम समय है, इस कम समय में सबसे अपने और सरल के बीच एक बड़ी मजेदार घटना है, उसका मैं यहाँ पर वर्णन करूंगा। मैं बात सन 91-92 की है। उन दिनों मैं विश्वा में शिक्षक था। प्रायः शास्त्री जी और मैं रोज ही निकलता था और वापसी में शास्त्री जी के साथ मैं अहमदाबाद आता। ट्रेन आई विश्वा स्टेशन पे, शास्त्री जी निकले। संयोग से उस दिन
हमारे साथ में एक संस्कृत के प्रोफेसर डॉक्टर शिवनंदन सिंह चौहान जी थे। मैंने शास्त्री जी से उनका परिचय कराया। शास्त्री जी और उनके बीच शास्त्री जी धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हैं, जिसका मैं यहाँ वर्णन नहीं करता। प्रवाह संस्कृत बोलने लगे। डॉक्टर शिवनंदन सिंह चौहान मजबूरी में हिंदी में आ गए, पहले अंग्रेजी में आए और इतनी देर बोले, आपसे मैं सही बता रहा हूँ कि ट्रेन, मैं भी दंड था, धारा प्रवाह और ट्रेन छूट गई। न ट्रेन का उन्हें ध्यान रहा, न मुझे ध्यान रहा और न डॉक्टर चौहान को ध्यान रहा। उस दिन में फिर शास्त्री जी, हम लोग आचार्य गिरजा शंकर मिश्र के वहाँ पहुंचे और मेहमान बने। ये एक विचित्र घटना है। तो मैंने पहले कहा कि संस्कृत का ऐसा विद्वान, चाहे वो वैदिक संस्कृत हो, चाहे व्याकरण से संबंधित हो, संस्कृत क्योंकि उन्होंने जो शिक्षा पाई थी, इतनी गहरी नींव थी, इसी वजह से तो वो घटना मुझे आजीवन याद रहेगी और यहाँ पर याद। इन्हीं शब्दों के साथ में स्वर्गीय शास्त्री जी को अपनी सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, अपनी बात समर्पित करते हुए 4 पंक्तियां निराला जी की छात्रों को समर्पित। नवगत नवलय ताल छंदन, नवगत नवलय ताल छंदन, नवल कंठ नव जलद मन रो, नव नभके नव इहक कंद को, नव पर नव स्वरत वरद। धन्यवाद। जय भारत, जय भारत। लगे शंकर बोले आशीर्वाद दिया साहित्य प्रकाश जी ने। और खोज बालक माम देखे उनका धर्म, उनका कर्म सब कुछ साहित्य और साहित्य के प्रति उनका पूरा जीवन समर्पित है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। मैं चाहता हूँ आए अनिल गुप्त ज्योति जी और 2-3 मिनट में अपनी बात रखें। आज के कार्यक्रम को देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं इस स्थापना काल से ही शास्त्री जी के प्रति सर जी संवेदनशील रहा हूँ। उनकी रचनाएं, उनका देश प्रेम, उनका घमंडू स्वभाव, उनकी पीड़ाएं, उनके दर्द का साक्षी रहा हूँ। आज इस कार्यक्रम के पूर्व मुझे 2 आभास हुए। एक, इस विद्यालय के सबसे बड़ी इच्छा मेरी थी कई वर्षों की कि इस विद्यालय का नाम प्रथम अपने प्रदेश में प्रथम स्तर पे होना चाहिए और मेरी वो भी इच्छा पूरी हुई। आपकी इस बार मैं जब आया तो मुझे दूसरा स्वप्न साकार होते दिखा। मैं चाहता था कि शास्त्री जी की मूर्ति की स्थापना इस विद्यालय में अवश्य हो। समय लगा, किंतु वाजपेयी जी की मेहनत रंग लाई और हम लोगों की शुभेच्छाओं से यह भी पूर्ण हुआ। आज इन दोनों कार्य पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बड़ी ही प्रसन्नता है, बड़ा ही आनंद है। सभी को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे शास्त्री जी आज जहाँ भी हैं वहाँ से कितने प्रसन्न हो रहे होंगे, कितना सुखद वातावरण है। और शास्त्री जी हमसे कहा करते थे कि हमारी रचनाओं में, आपकी रचनाओं में भविष्य प्रतिबिंबित होता है। मुझे भी ऐसा लगता है। एक रचना उन्होंने मेरी बहुत पसंद की थी, उस रचना की 4-6 पंक्तियाँ मैं 1 मिनट में कहने का प्रयास करता हूँ कि भारत की पावन धरती पर देखो गूंजा फिर शंखनाद, भारत की पावन धरती पर देखो गूंजा फिर शंखनाद, हाँ
हुंकार भर रहा है कोई, अनगिन कंसों का वध करने अब जाग उठी जनता कोई, सांसों में जलता दावानल तूफानों का मच रहा कोई, सांसों में जलता दावानल तूफानों का मच रहा शोर, अब अंधकार का वध होगा, आएगा फिर से नया भोर, गीता की ध्वनि फिर गूंजेगी, गीता की ध्वनि फिर गूंजेगी, मिट जाएंगे दुखों विषाद, भारत की पावन धरती पर देखो गूंजा फिर शंखनाद। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री अनिल गुप्त ज्योति जी। मैं आप सबके बहुत ही प्रिय इंग्लिश लेक्चरर वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमान विनोद गुप्त जी को यहाँ पर आमंत्रित करूँ। इससे पहले मैं 4 पंक्तियाँ शास्त्री जी की प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि कोई भी करे क्या सत्य बोले संकटों में फंसे, जो आज की स्थिति है। कोई भी करे क्या सत्य बोले संकटों में फंसे, भीति का अशेष आननों पे जड़ा ताला है, वाणी में सुधा है कालकूट हृदयों में भरा, शांत सौम्य वेश है परंतु कर्म काला है। और जाने धर्मशाला की विशाला मात्र क्यों भूमि क्यों हुई, जाने धर्मशाला सी विशाला मातृभू क्यों हुई, कीर्ति का पराग लोलुपों ने चूस डाला है। आओ राम राष्ट्रधाम जो होता तुम्हारी बात, पंथ सब प्रसून है, पंथ सब प्रसून द्वार द्वार दीपमाला है, पंथ सब प्रसून द्वार द्वार दीपमाला है। आशीर्वाद विनोद गुप्त जी। संपूर्ण मंच को प्रणाम। आदरणीय वाजपेयी जी को हृदय से साधुवाद कि आज जिस दृश्य को हम लोग देख पा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपकी फेयरवेल पार्टी भी है। एक लाइन आपके लिए, वो लाइन ये है कि अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दो और आगे बढ़ो। ये एक अध्यापक आकांक्षा करता है और मुझे करनी चाहिए, ये मुझे आपसे मांगना चाहिए और यही आशीर्वाद आपको देना चाहिए। जहां तक विवेकानंद जी की बात है, मां सरस्वती की बात है, एक 2 लाइनें कहकर मैं अपनी बात को विराम दे दूंगा बहुत आसानी के साथ। 2 लाइनें मां जी के चरणों में अर्पित करता हूं। न भाषा भाव शैली है, न कविता सार गर्भित है, हृदय का प्रेम है जो आपको सादर समझ। 4 लाइनें विवेकानंद जी की पढ़ देता हूं। If sun by the cloud is hidden in a wind, if the welcome soul but bloom, still hold on and while they word, the victory is sure to come. और अंत में अपनी बात समाप्त करता हूं। Life is real, life is earnest, and the day is not its goal. Just down hard to dust it a mess. What the spoken of the soul, not enjoyment and not sorrow. Each our destinies are way, but to act, that is tomorrow. Find the sun, the time today. Thank you. बड़ी ओजस्विता के साथ में, बड़ी ही तेजस्विता के साथ में आदरणीय विनोद गुप्त जी ने अपनी बात रखी, आपको आशीर्वाद दिया। मैं चाहता हूं कि बीच में 10 मिनट का समय लटोरी लक्ष्य जी को दिया जाए। हम सब मुख्य अतिथि का आशीर्वाद, उनका आशीर्वचन प्राप्त करें। उससे पहले मैं आदरणीय लटोरी लक्ष्य जी जो बहुत दूर से अपने बीच में आए हैं और उनको एक बार सुना तो मुझे लगा कि आप सबके बीच में उनको बुलाना चाहिए। तमाम सारे झंझावातों से, तमाम सारे टेंशन से आपकी जिंदगी, हमारी जिंदगी गुजरती है और उसमें मैंने सोचा कि उनको हंसाने के लिए आपके बीच में बुलाएं। मैं शास्त्री की 4 पंक्तियां कह करके उनको बुलाता हूं कि गीत गाता हूं,
गाता वीर गाथा हूँ नसों में उष्ण रक्त मात्र योग का तराना नहीं सीखा है। गाता वीर गाथा हूँ नसों में उष्ण रक्त मात्र योग या वियोग का तराना नहीं सीखा है। और देता मान दीन को स्नेह से लगाता गले शोषित समाज को सताना नहीं सीखा है। ईश की कृपा है, ईश की कृपा है। राष्ट्र भूमि की भी वंदना मैं करता हूँ सदा, राष्ट्र भूमि की भी वंदना मैं करता हूँ सदा। शोषित समाज को सताना नहीं सीखा है। और ईश की कृपा है, ईश की कृपा है। वरदान शारदा का साथ कट जाए शीश पे झुकाना नहीं सीखा है। ईश की कृपा है, वरदान शारदा का साथ कट जाए शीश पे झुकाना नहीं सीखा है। ऐसे हमारे आदरणीय लटूरी लक्ष्य जी अपने बीच में मैं चाहता हूँ आए और आपको आशीर्वाद मिले, आपका मार्गदर्शन करें और अपनी जो उनकी कविताएं हैं वो सबसे आप सबको आमंत्रित करें। इधर 10 मिनट, फिर माननीय मुख्य अतिथि, फिर पूरा समय आपका। बहुत बहुत धन्यवाद वाजपेयी सर। आज का ये वातावरण बहुत खुशनुमा है और खुशनुमा ये वातावरण इसलिए भी हो गया है कि आपने तीन मूर्तियों की आज स्थापना की है। माता ने जो हमको बुद्धि देती है और स्वामी विवेकानंद जी हमें उत्साह देते हैं, हमारी धमनियों में रक्त का संचार करते हैं कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। और साहित्य और शिक्षा के प्रति जागरूकता के प्रतिबिंब आदरणीय शास्त्री जी जिनकी मूर्ति का अनावरण हुआ है। मेरा भी मन है कि 4 पंक्तियां शास्त्री जी के लिए कह दूं। भारत माता के मस्तक पर शास्त्री जी तो चंदन है। भारत माता के मस्तक पर शास्त्री जी तो चंदन है। जीना हमें सिखाने वाले इस देवदूत का वंदन है। जीना हमें सिखाने वाले देवदूत का वंदन है। शिक्षा और साहित्य को जिसने किया समर्पित जीवन, मूर्ति आवरण दिवस के दिन कोट कोट अभिनंदन है। मूर्ति आवरण दिवस पर कोट कोट अभिनंदन है। सहज तुम आकाश सागर श्रृंखला के पर्वतों की, मनुष्यता ही धर्म था और आस्था के पीड़ितों की। साहित्य और शिक्षा का कल्याण करना स्वयं का जब धर्म समझा तो झुक गई थी शास्त्री जी के सम्मुख शक्ति 100 सूरजों की। मैं ये प्रणाम की पंक्तियां उन्हें निवेदित करता हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं जिनको अपनी 1-2 कविताएं सुनाने जा रहा हूँ, आपके विद्यालय का पूरे भारतवर्ष में नाम है। उत्तर प्रदेश के टॉपर्स यहाँ से निकलते हैं तो निश्चित रूप से इनमें कोई डॉक्टर्स बैठे हैं, कोई IAS बैठे हैं, कोई PCS बैठे हैं और परीक्षा निकट है। इसलिए पूरे उत्साह के साथ इस सीता कॉलेज का नाम पुनः भारत के चरम पर लहराए, ये मेरा विश्वास है इन विद्यार्थियों की लगन और मेहनत और इनकी एकाग्रता और शांति को देख करके। वरना इतने विद्यार्थी आदरणीय शास्त्री जी, ये आपका अनुशासन है कि इतने शांत भाव में बैठे हुए हैं और आपने केवल ये कह दिया था कि धूप की चिंता नहीं करनी है और बेचारे धूप में बैठे हैं। तो निश्चित रूप से एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा लो तो मैं बात करती थी स्वामी विवेकानंद और सरल जी कामयाबी के उच्च शिखर पर पहुंचाने में तुम्हारी कोशिश करें। आशीर्वाद तो मैं मिल चुका है। मैं क्योंकि आज असल में क्या है कि पतन का युग है और ये बच्चे भी ये एंड्रॉइड मोबाइल जो लेकर के बैठे हुए हैं, मैं तो छंद आपको सुना देता हूँ क्योंकि मुझे 10 मिनट का समय दिया गया है। हाँ, नहीं फिर आप जितना भी चाहेंगे मैं 1-2 छंद थोड़ा सा
माननीय नेताजी भी यहाँ बैठे हुए हैं, साहित्यकार बैठे हुए हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं, तो मैं गिरावट की 2 पंक्तियां सुना देता हूँ, सुनिएगा। वैसे मैं हास्य रस का विद्यार्थी हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप मेरी बातें सुनकर के हंसें, खिलखिलाएं, आनंद लें। आप लोग हंसते रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे, तो मैं ऐसा महसूस करूंगा जैसे मैं आज इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हूँ और आपके दांत मेरे लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर का काम कर रहे हैं। हंसने का सौभाग्य परमपिता परमात्मा ने, ये ठीक है, हंसने का सौभाग्य परमपिता परमात्मा ने आवाज ठीक करो। हंसना जीवन में क्यों आवश्यक है, इसके लिए मैंने पिछले दिनों 4 पंक्तियां कही। संबंधों के आंगन मितवा दिल से दिल की दूरी है, संबंधों के आंगन मितवा दिल से दिल की दूरी है, रामचंद्र शंकर का और इस पेट की खातिर ये लड़की के सामने यही नतमस्तक के भजन कर शंकर बोले संबंधों के आंगन मितवा दिल से दिल की और दूरी कोई है, पलक हम देखे पेट की खातिर पग पग लड़ना हम सबकी मजबूरी है। रामचंद्र शंकर का भजन कर रोना धोना छोड़ हंसना बहुत जरूरी है। मेरी 10 मिनट तो सेटिंग में ही निकल जाए। एक बार ताली बजा दो थोड़ा सा। यार ठीक होने वाला नहीं। राकेश बुलासर का काला हाँ अब ठीक हो गया। बाकी जी आप इसको ठीक करी लो एक बार में। Yes, sir. और माइक की कसना मेरे मत कसते। तो आप हंसने के लिए थोड़ा सा तैयार हो जाए। आदरणीय विधायक जी भी बैठे हुए हैं और मैं उनके बगल में बैठा था, तो मुझे कितने अच्छे विधायक जी लगे। सर पूरे उत्तर प्रदेश का ऐसा सौभाग्य नहीं है कि आप जैसे विधायक मिल जाए। सही बता रहा हूँ, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बड़ी वैरायटी हो गई है। हमारे उत्तर प्रदेश में मतलब मैंने 3-4 बार अपनी जेब में हाथ डाल के देखा कि मेरी जेब सही सलामत है कि नहीं। वाजपेयी जी मैं यकीन के तौर पर बता रहा हूँ, तमाम अखबारों के माध्यम से जब ये समाचार सुन रहा हूँ, तो आज जब मैं किसी को नेता कहता हूँ, मांस की ये जीभ मेरी कट जाती है, और नेता कह के उनको जो पास में बैठा लिया, थोड़ी देर बाद जेब कट जाती है। थोड़ी देर बाद देखा जेब कट जाती है। पहले चरित्र ईमान की खुशबू आया करती थी, जो आज मुझे विधायक जी में मिली। चरित्र और ईमान की खुशबू विधायक और विद्यालय के कार्यक्रम में इतनी देर बैठ जाए, संभव ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। लेकिन आपका सौभाग्य है कि विधायक जी इस विद्यालय के एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मुझे दर्शन का सौभाग्य मिला था। हमारे ये गिरावट है सर, ये और गिरावट हर क्षेत्र में है। आजकल तो धर्म के क्षेत्र में भी सर गिरावट है। आजकल मैं देख रहा हूँ 16 चैनलों पर 17 बाबा जी प्रवचन में लगे हुए हैं। मतलब धर्म की भी मार्केटिंग कर दी गई है। एक बाबा तुमने टेलीविजन पर संभवतः देखे हो, कृपा वाले बाबा। मैं निर्मल बाबा की बातें कर रहा हूँ। मेरे मोहल्ले का पिछले दिनों इंटरमीडिएट का एक छात्र था, बाबा के दरबार में चला गया। शादी करनी थी उसके पिता ने उसकी जल्दी, तो बाबा के पास चला गया। बाबा
मेरी लुगाई मुझे प्यार नहीं करती। बाबा बोले मेरी कौन सी करती थी? अच्छा करती होती तो क्या मैं बाबा हो जाता? तू बता तेरी समस्या क्या है? बाबा 5 साल शादी को हो गए लेकिन प्यार नहीं करती। अच्छा तू उसके बनाए हुए खाने की प्रशंसा करता है? नहीं करता बाबा, तेरी कृपा वही अटकी हुई। लड़का समझ गया कि घरवाली के द्वारा बनाए गए खाने की प्रशंसा कर दो तो बदले में प्यार मिलता है। घर पहुंचा, घरवाली ने दही से पराठे खिलाए, अब उसको तो प्रशंसा करनी थी। वाह वाह क्या दही है, ऐसा दही तो मैंने खाया ही नहीं, और ये क्या गोल गोल पराठे बनाए हैं। ऐसा लगता है कि जिन हाथों ने ये पराठे बनाए हैं उन हाथों को चूम लो। घरवाली को लगता ज्यादा ही चला रहा है तो 2-3 लातें मारी। निकम्मे 5 साल से बना बनाकर तुझे खिला रही थी, तूने एक दिन भी मेरी तारीफ नहीं की। आज पड़ोसी से 4 पराठे क्या बनवा दिए। ये गिरावट का समय है, हर क्षेत्र में गिरावट है। अच्छा पिछले दिनों एक छोटी सी घटना से और अवगत कराता हूँ। मैं 5-10 मिनट का जो समय है उसको मैं पूरा करता हूँ, 2-3 मिनट तो निकल गए होंगे। और मैं पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन से लौट करके घर पहुंचा। मैं भी तुम्हारी तरह ही विद्यार्थी था, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं था। तुम साइकिल से आते हो और कार से आते होगे, पैदल भी आते होगे, और मैं तो हमेशा जो है हवाई जहाज में स्कूल जाता था। अरे तुम्हें इसमें हंसने की जरूरत नहीं है। हवाई जहाज से कैसे जाता था कि ये सम्मान का कार्यक्रम भी चलता रहेगा। हवाई जहाज से ऐसे जाता था कि मैं प्राय छुट्टी मारने की मेरी बहुत आदत थी। छुट्टी मार लेता था तो गुरुजी मुझे 3-4 लड़के भेजते थे कि जाओ उसको लेके आओ, स्कूल नहीं आया। तो 3-4 लड़के आते थे, 2-3 मेरे पैर पकड़ते थे, 2-3 मेरे हाथ पकड़ते थे। फिर मुझे गंगा डोली हवाई जहाज बना करके विद्यालय में ले जाया जाता था। गंगा डोली पालकी और जय कन्हैया लाल की करती। मैं तो तुम्हारी तरह से विद्यार्थी नहीं था, मैं तो इस तरह का विद्यार्थी रहा। तब सुनना, मैं पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन से लौटा। मैं बाबा की बात बता रहा था। पिछले दिनों कवि सम्मेलन से लौटा, रात को 1 बजे के करीब मैंने जैसे ही टेलीविजन ऑन किया तो एक बाबा का प्रवचन चल रहा था, अगर चैन से सोना चाहती हो तो जाग जाओ। बाबा ये कौन सा सोना है जिसमें सोने के लिए जगना पड़ेगा। 1 घंटे तक प्राण पीते रहे। फिर उनके एक दोस्त और आए 2:30-3 बजे के आसपास। अगली पंक्ति सुनो तो चक्कर खा जाओ। मूर्ख अब तक सो रहा है। बाबा मैं अभी कहाँ सोया था। 12 बजे तक तो टेलीविजन से फुर्सत नहीं मिली। फिर वो तुम्हारे दोस्त आ गए और अब आप आ गए। अब मैं कहाँ सो पाया हूँ। 4:30 बजते ही बाबा रामदेव शुरू हो गए। अच्छा किसी भी पार्क में सुबह सुबह टहलने चले जाओ तो वहां भी लोग ऐसे ही करते मिलेंगे। किसी को पूछो क्या कर रहे हो कि कपाल भाती कर रहे हैं। मेरे 85 साल के ताऊ जी एक दिन चारपाई पे हल्दी पलती मारे बैठे। 85 साल की उम्र है। मैंने की ताऊ जी 85 साल की उम्र में फूंफू करने की जरूरत नहीं है, आत्मा निकल के बाहर आ जाएगी। कहते हैं कि बाईपास सर्जरी में 2.5 लाख रुपए खर्च हुए हैं, फूंफू करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा ने सबको ये योगा का रोग लगा दिया है। अच्छा उम्र अलाउ करती हो या नहीं करती हो, लेकिन बाबा ने एक काम बहुत अच्छा किया है। महिला और पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं किया। बाकायदा महिलाओं को भी योगा में लगा दिया नाखून घिसने के काम में। एक पार्क में 5-6 महिलाएं बैठी बैठी घिस रही थी नाखून। मैंने कौतूहल पूछ लिया, बहन जी आप ये क्या कर रही हो। तो वो कहने लगी मूर्ख तू भी किया कर, समय से पहले गंजा हो गया है मेरा ये। ऐसा करने से बाल लंबे होते हैं, घने होते हैं, काले होते हैं। मैं समझ गया ये बाल बनाने वाला योगा है। एक महिला नहीं कर रही थी, मुंह पर रुमाल रख के बैठी। तो मैंने उससे पूछ लिया बहन जी फिर आप क्यों नहीं कर रही इस योगा को। तो वो रोने लग गई। 3 साल से कर रही थी, ज्यादा घिस रहे तो मेरी मुंह से निकला।
ये स्थितियां हैं। अच्छा पिछले दिनों ज्यादा गाने लग रहा है। हमारे मोहल्ले में एक सेठ जी का देहांत हो गया। हमारी हिंदू धर्म में क्या है कि 13 दिन तक शोक मनाया जाता है। 13 दिन तक मातम-पोशी के लिए उनके घर आने जाने का क्रम सब चलता रहता है। आने जाने का क्रम चलता रहता है, तो पड़ोसी होने के नाते में भी उनके घर चला गया। मैंने सदियों पुराना घिसा पिटा वही प्रश्न पूछा जो अक्सर लोग पूछा करते हैं, क्या हुआ था तुम्हारे दादाजी कैसे शांत हो गए? तो वो रोने लगे, रामदेव के चक्कर में शांत हो गए। अरे रामदेव से तेरे दादा का क्या मतलब है? भाई साहब सवेरे उठ करके योगा सीख रहे थे, बाबा ने कहा सांस खींचो, मेरे दादा ने सांस खींची और खींचो और खींची, तब तक बिजली चली। दादा यमराज ने खींची थी। एक बार ताली बजा दीजिएगा थोड़ा सा। ये जो मोबाइल आपके हाथ में लग रहा है, ये बहुत बड़ी ये हमारा सबसे अच्छा मित्र भी है, तो हमारा सबसे बुरा शत्रु भी यही है। इसलिए इसका इस्तेमाल बच्चों ध्यान पूर्वक करना, कभी अनचाही फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार मत करना, उसमें धोखे की संभावनाएं बहुत तेज होती हैं, है ना। कई बार इस तरह की स्थितियां होती हैं, लोग डीपी पे गलत पिक्चर लगा करके और गलत संदेश देते हैं। कई बार तो 25-30 वर्ष की उम्र की लड़की की फोटो लगा करके डीपी पर, और असल में 60 साल के बुढ़े बात कर रहे होते हैं। इसलिए तुम्हें सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। कई बार क्या होता है कि फ्रेंड रिक्वेस्ट का अपने आप आ जाती है। एक ही लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट को बाप भी स्वीकार कर लेता है और बेटा भी स्वीकार कर लेता है, और दोनों चैटिंग करते रहते हैं। कई मैं एक दो छंद, मेरा समय पूरा हो जाएगा, एक दो छंद सर सुनाता हूँ, बस थोड़ी सी तारीफ के साथ सुनोगे तो आनंद की अनुभूतियां होंगी। बस सुनिएगा। कल्पना यही है कि 25 साल की लड़की की फोटो है डीपी पर और 60 साल का बुड्ढा चैटिंग कर रहा है, आनंद ले रहा है। रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाए गई, रूपवती रूपवती रूपवती। ये पिछले वाले भी बजा रहा, सोच मजाक कर रहा हूँ क्या? थोड़ा सा आनंद के साथ बजाना। रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाए गई, चंचल वंचा चतुरले नौके की आई गई, रूपवती रूपवती। पीछे वाले ताली नहीं बजा रहे, मुझे एक बार ध्यान है मेरा। रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाए गई, चंचल चितवंचा चतुरले नौके की चलाई गई। फिर प्यार का पैद लगा करके, फिर प्यार का पैद लगा करके दिल में तूफान उठाई गई, हमसे वादा था शादी का, चाची वन घर में आए। मन को भाई गई, चंचल चितवंचा चतुरले नौके की चलाई गई। मोबाइल पर एक जनी, एक धोखे से सावधान रहना, जो मैं धोखे से सावधान करता हूँ। साहित्य का काम होता है समाज को सावधान करना, सावधान हो जाइएगा इससे। मोबाइल पर एक जनी जब मित्र भाव में आई गई, मोबाइल पर एक जनी जब मित्र भाव में आई गई, दिन रात करी चैटिंग इतनी इनबॉक्स में आकर छाई गई। दिन रात करी चैटिंग इतनी इनबॉक्स में आकर छाई गई। मेरे पति मरे, मेरे पति मरे, मैं सिंगल, मेरे पति मरे, और ठाके के लिए तैयार रहना। मेरे पति मरे, मैं सिंगल हूँ, झूठी साची बतलाई गई, जब तक आग हुई पूरे खाते को खाई गई। रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई, चंचल चितवंचा लाख चतुरले नौके तीर चलाई गई। अखियन 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 बतलाई गई, फिर आंख की कोर दवाई गई। अखियन अखियन बतलाई गई, फिर आंख की कोर दवाई गई। हम आंख नीच फंसे ऐसे, हमें आंख को रोग लगाई गई। हम आंख नीच फंसे ऐसे, हमें आंख को रोग लगाई गई। उन आंखिन से उबरे कैसे, उन आंखिन से उबरे कैसे, इन आंखिन बीच ठाके के लिए फिर तैयार। उन आंखिन से उबरे कैसे,
बीच समाई गई, अब आंखें ढूंढ रही वाकू जो जूतों से पिटवाई गई। रूपवती गुणवती अति वाला मन को भाई गई चंचल। और ये जो मंच पर लोग बैठे हुए हैं उनको भी सावधान करता हूँ, सावधान आदमी विधायक जी इसलिए करता हूँ तो पिछले ये जो नई वैरायटी के जितने भी लड़के हैं सर, ये कई बार क्या है कि ये फर्जी आईडी बना लेते हैं। मेरे बेटे ने मुझे एक सूचना दी कि पापा मैंने फेसबुक पर 5 फर्जी आईडी बना रखी है, तुम इस खेल को मत खेलना। बेटे ने सूचना दी कि मैंने फेसबुक पर 5 फर्जी आईडी बना रखी है, तो मैंने उसको डांटते हुए कहा कि निकम्मे, तू ये सूचना मुझे क्यों दे रहा है कि तूने फेसबुक पर 5 फर्जी आईडी बना रखी है। तो बड़ा मुस्कुरा के कहने लगा कि मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि पिछले 6 महीने से जिस पिंकी नाम की लड़की से तुम चैटिंग कर रहे हो वो मेरी फर्जी आईडी है। मंच को भी सावधान होने की जरूरत है। कि चैटिंग करते रहे रात दिन, चैटिंग करते रहे रात दिन, तुम भी सावधान रहो। चैटिंग करते रहे रात दिन, बनान कोई काम, मोबाइल को चला चला कर खर्च दिए सब दाम। आशा समझ के जिससे तुमने प्रेम की आशा पाली, आशा समझ के जिससे हमने प्रेम की आशा पाली, भेद खुला तो निकला ससुरा बुढ़ऊ आशा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि इतने विद्यार्थी हैं, 4 पंक्तियां दोस्तों, मैं तुम्हें फिर 22 तारीख से परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं, इन पंक्तियों को ध्यान रखना कि सफलता उनको मिलती है। ये सीता कॉलेज संकल्प का कॉलेज है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहराता है, पुनः लहराए। इस विश्वास के साथ इन विद्यार्थियों को एक मैं संदेश देना चाहता हूं कि सफलता उनको मिलती है जो मन में ठान लेते हैं। सफलता उनको मिलती है जो मन में ठान लेते हैं, बड़ों की बात सुनते हैं, उन्हें फिर मान लेते हैं। बड़ों की बात सुनते हैं, उन्हें फिर मान लेते हैं। समय सबको ही मिलता है, ये प्रकृति का नेम है निश्चल। बुलंदी वो ही छूते हैं जो वक्त पहचान लेते हैं। वक्त पहचान लेते हैं, वक्त को पहचानिएगा। 22 तारीख की तैयारी रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नटूरी लक्ष्य जी। अपने बीच में सीतापुर से बहुत अच्छे समीक्षक, बहुत विद्वान, और जिनकी फेसबुक से अगर आप जुड़े होंगे तो आप उनकी पोस्ट पढ़ते होंगे। बहुत अच्छे साहित्यकार, श्रेष्ठ चिंतक, मनीषी, विद्वान, ऐसे आदरणीय आराध्य शुक्ल जी अपने बीच में हैं। शास्त्री जी से उनकी बड़ी निकटता रही है। समय बहुत हो रहा है, वो बोलना शुरू करें तो शाम तक बोल सकते हैं शास्त्री जी के बारे में। और जब वो लिखना शुरू करते हैं तो कई कई पेज शास्त्री जी के बारे में वो लिखते हैं। लेकिन आज के अवसर पर मेरा उनसे निवेदन रहेगा कि आएं और संक्षिप्त रहते हुए श्रद्धेय शास्त्री जी को अपनी श्रद्धांजलि, अपना नमन प्रस्तुत करें और इन बच्चों को जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं उनको आशीर्वाद देने की कृपा करें। आदरणीय आराध्य शुक्ल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भाई श्री वाजपेयी जी। आज के इस ऊर्जा आवास समारोह के मुख्य अतिथि इस क्षेत्र में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई आदरणीय शांतचंद्र वर्मा जी, अध्यक्ष, मेरे मार्गदर्शक और वीर रस के पूरे देश बड़े ओजस्वी कवि आदरणीय रामचंद्र शंकर का भजन शिव के भजन कर पार कहने के शंकर बोले और खोल पलक बम देखे आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, होने जा रहे हैं। इस लिहाज से आपके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण दिन है।
और इस विद्यालय जहाँ शिक्षा अर्जित कर रहे हैं वहाँ के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर आज है कि 3 मूर्तियों का अनावरण यहाँ पर आदरणीय विधायक जी के कर कमलों से भी थोड़ी देर में होने वाला है। हो गया मूर्तियों का अनावरण हुआ है। माँ वाणी की मूर्ति, स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति और आदरणीय महंत शास्त्री सरल जी की मूर्ति। वैसे तो अगर हम लोग देखें तो ये तीनों मूर्तियां अपने आप में अपने क्षेत्र की विशिष्ट मूर्तियां हैं, लेकिन अगर तीनों के जीवन को और तीनों के व्यक्तित्व को हम देखें तो तीनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक साथ जोड़ने का काम करते हैं। अगर माँ वाणी की मूर्ति का हम लोग देखें तो माँ वाणी ज्ञान की देवी हैं और हम सब उनकी उपासना करते हैं और कोई भी व्यक्ति हो वो उन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त करके, उन्हीं की प्रेरणा प्राप्त करके, उन्हीं की चरण दे करके आगे की ओर बढ़ता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। ज्ञान की देवी। और अगर हम स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व को देखें तो अभी पिछले 1 महीने हम लोगों ने उनका जन्मदिन भी मनाया है और एक श्रृंखला में आप देख लें तीनों चीजें हैं कि अभी हम लोग बसंत पंचमी को हम लोगों ने माँ वाणी की भी आराधना की। तो अगर हम लोग विवेकानंद जी की बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर ज्ञान का, अध्यात्म का संदेश देने का काम स्वामी विवेकानंद ने किया। और जिनकी मूर्ति का अनावरण हम सब आज कर रहे हैं आदरणीय महंत शास्त्री सरल जी, वो निश्चित रूप से एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिन पर माँ वाणी की भी कृपा थी और मुझे लगता है कि विवेकानंद के व्यक्तित्व का भी एक दर्शन हमको उनके व्यक्तित्व में देखने को मिलता था। जीवन के जितने भी क्षेत्र हो, चाहे आप शिक्षा की बात करें, चाहे आप धर्म की बात करें, चाहे आप अध्यात्म की बात करें, चाहे आप संस्कृत की बात करें, हर क्षेत्र में आदरणीय महंत शास्त्री सरल जी का अपने आप में बहुत बड़ा योगदान था। और आप सब जिस शिक्षण संस्थान में आज बैठे हुए हैं, इसकी नींव, इसका सपना और इस पूरे महमूदाबाद क्षेत्र में 70 के दशक में उन्होंने एक सपना देखा जब वो स्वयं शिक्षक बने कि किस तरह से इस पूरे इलाके को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा सकता है। और आप कल्पना करें उस समय महमूदाबाद कितना दूर क्षेत्र रहा होगा, कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां रही होंगी, लेकिन जब 70 के दशक में वो स्वयं शिक्षक बनते हैं तब वो कल्पना करते हैं कि इस पूरे क्षेत्र को शिक्षा के साथ साथ आगे बढ़ाने का काम किया जाए। अभी कुछ ही दिन पूर्व आदरणीय रमेश वाजपेयी जी के नेतृत्व में माँ शांता देवी के मंदिर में कई मूर्तियों की स्थापना हुई और आदरणीय वाजपेयी जी का ये सपना था, उन्होंने इसकी भी कल्पना की थी और संता स्तवन नाम से उन्होंने एक पुस्तिका लिखने का काम किया था। जब उन्होंने माँ शांता की स्थल को अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थल बताते हुए उसकी पूरी परिकल्पना कि कैसे माँ यहाँ प्रकट हुई, क्या क्या इसके तमाम से आयाम रहे, ये सब चीजें उन्होंने लिखी थी। और मुझे लगा कि आदरणीय वाजपेयी जी ने आज इस परंपरा को फिर आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे संता स्तवन पुस्तक निश्चित रूप से उपलब्ध होंगे जी। हाँ, और सबसे खास बात मुझे जहाँ तक स्मरण है तो संता स्तवन पुस्तिका बहुत छोटी सी पुस्तिका है, 24 पृष्ठों, जिसमें माँ संता के बारे में बहुत सारी जानकारी तो मिलती ही मिलती है, लेकिन धर्म और अध्यात्म के प्रति आदरणीय शास्त्री जी की कितनी रुचि थी इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि उसके अंदर महमूदाबाद के सारे मंदिरों का के अंदर मिलता है। तो मुझे लगता है कि धर्म की एक ज्वाला जलाने का काम, एक लौ जलाने का काम आदरणीय शास्त्री जी ने किया था। शास्त्री का जीवन बहुत सारी विविधताओं से भरा रहा। निश्चित रूप से वो सरकारी सेवा में थे, तो मुझे लगता है पत्रकारिता और सियासत में जितना खुल करके हम उनको देख सकते थे, जिनका हम उनका लाभ ले सकते थे, वो चीजें बहुत सारी सामने नहीं आ पाई। हालांकि वाजपेयी जी ने, रमेश वाजपेयी जी ने पत्रकारिता में उसमें बहुत कुछ आगे करने का काम किया है। और मैं चाहूंगा कि साकेत जी का वो सानिध्य जो है उनको सियासत में भी उन जगहों पर भी आगे पहुंचाने का काम करे जो आदरणीय शास्त्री जी ने कभी कल्पना की थी और जो सरकारी नौकरी के रहते वो कर नहीं पाए थे। मुझे लगता है कि महंत शास्त्री जी के उस सपने को भी पत्रकारिता में तो बहुत कुछ वाजपेयी जी ने किया है, लेकिन मुझे लगता है कि सियासत में भी उन कदमों पर उन्हें आगे बढ़ना ही होगा। मुझे एक और चीज याद आती है कि आदरणीय महंत शास्त्री जी का निर्माण जो है वो 1993 में हुआ, जब राम मंदिर, जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हो चुका था और कार सेवा के रूप में 89 से लेकर के 92 तक उनका एक लंबा कालखंड रहा था जो उन्हें राम मंदिर और राष्ट्र की चेतना के लिए काम करने का काम किया था। उन्होंने महाकाव्य लिखने की भी कल्पना की थी।
क्या कहूँ, मैं जिससे इस बात को ध्यान चाहूंगा क्योंकि उन्होंने स्वयं महाराणा प्रताप खंडकाव्य लिखने का काम किया है। पप्पा रावल नाम से वो एक महाकाव्य लिखना चाहते थे, मैं शास्त्री सरल जी, और उसकी कुछ आरंभिक चीजें हैं। मुझे लगता है कि ये काम वागीश को आगे करना ही होगा और वागीश इस काम को आगे बढ़ाएंगे। ये आज शास्त्री जी को बहुत बड़ी परेशानी है। हम लोग बैठ के कभी चीजों पर चर्चाएं करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि आज शास्त्री जी की जब हम लोगों ने मूर्ति का अनावरण किया है तो शास्त्री जी के जो भी काम अधूरे रहे हैं, चाहे उनकी एक जो कल्पना है कि जिस तरीके से वो आगे बढ़ सकते थे सियासत क्षेत्र में, मैं चाहूंगा कि वाजपेयी जी उस सपने को पूरा करें और जो महाकाव्य जिसकी वो रचना कर रहे थे उसका काम जो है वो वाजपेयी वागीश आगे करें। और एक चीज और कि 1975 के इर्द गिर्द जब शास्त्री जी बहुत ही युवा थे, उन्होंने महावीर स्वामी के 25वें निर्वाण दिवस पर एक खंडकाव्य लिखने का काम किया था जी, भगवान महावीर। अगर वो भी प्राप्त हो तो मुझे लगता है कि उसके बारे में भी सामने आना चाहिए, वो चीजें होनी चाहिए। आप सब एक पढ़ेंगे, आदरणीय वाजपेयी जी ने पिछली बार एक घोषणा भी की थी कि हम लोग एक स्मारिका भी निकालेंगे आदरणीय शास्त्री जी की स्मृति में, और उसमें बहुत कुछ हम लोगों को शास्त्री जी को पढ़ने को मिलेगा और उनके अनुभव हम सबको मिलेंगे। आदरणीय वाजपेयी जी ने शास्त्री जी के जीवन के साथ जुड़ करके ये जो भातृत्व भाव के उदाहरण प्रस्तुत किया है उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे बड़ा और क्या होगा कि आज जब वो इन मूर्तियों का अनावरण कर रहे हैं तो ज्ञान और भक्ति और अध्यात्म की जो धरती है काशी, वहाँ से दर्शन करके आज वो चीजें यहाँ पर आए हैं, ये और बड़ा सुखद संयोग है। आप सबके लिए भी प्रार्थना करके आए हैं कि आपका भी सफल हो। वाजपेयी जी को इस स्वर्णिम कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आराध्य शिव जी। अभी आपने एक दिशा में संकेत किया और माननीय विधायक जी को संकेत किया। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कह दूं, मेरे जीवन में जो उद्देश्य लेकर के मैं चला हूं वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करना, वो मैं कर रहा हूं, पूरे मन से कर रहा हूं। मैं उद्देश्य लेकर के चल रहा हूं कि मैं धर्म के क्षेत्र में काम करूं और मैं पूरे मन से कर रहा हूं। मैं उद्देश्य लेकर के चला हूं कि मैं सामाजिक क्षेत्र में काम करूं और मैं उस क्षेत्र में भी पूरे मन से समर्पित भाव से काम कर रहा हूं। जिंदगी में थोड़ी सी बची है, उसमें भी धर्म, समाज और शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करना चाहता हूं। और जब तक भगवान भोलेनाथ और माता रानी की कृपा रहेगी, शरीर साथ देगा, तब तक इन्हीं क्षेत्रों में मैं काम करूंगा। आपकी सद्भावनाओं के लिए हृदय से आभार। और इसके बाद में जिस स्मारिका की तरफ आपने ध्यानाकर्षण किया है, हमें विश्वास है कि हम अगले वर्ष जब 22 अक्टूबर को शास्त्री का जन्मदिवस मनाएंगे तो मेरी प्रार्थना रहेगी माँ शारदा से कि वो शास्त्री की पुस्तक उस समय आपके कदमों में हो। ये जो मूर्तियों की स्थापना हुई है, अभी कुछ ही दिनों के पश्चात जो पुरानी बिल्डिंग है उसमें भी मूर्तियों की स्थापना होगी। रामपुर मथुरा कॉलेज में भी स्थापना होगी। जो गांव का कॉलेज है आशुतोष ब्रजमोहन लाल मेमोरियल इंटर कॉलेज सीबीएसई बोर्ड, उसमें भी मूर्तियों की स्थापना होगी। अलग अलग समारोह करके उनकी स्थापना करेंगे। और मैं माननीय मुख्य अतिथि को यहाँ सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। उससे पहले मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा जो व्यवस्थित रूप से, क्योंकि बहुत ही मार्मिक, बहुत ही सार गर्भित और संदेश परक उनका वक्तव्य होता है, उनका उद्घोषण होता है, उनका उद्बोधन होता है, उनका भाषण होता है, उनका मार्गदर्शन होता है, तो बड़े ध्यान से सुनेंगे। उस समय मन ध्यान को इधर उधर नहीं ले जाएंगे। मैं 4 पंक्तियां जो अक्सर आपके बीच में कहता हूँ उन्हीं को दोहराता हूँ कि हमारा खून हरदम मुल्क की पहचान बन जाए, हमारा खून हरदम मुल्क की पहचान बन जाए, ये कागज पर उतर कर राष्ट्र का ही गान बन जाए, हो इसके कतरे कतरे में तिरंगे जैसी खुददारी, अगर सरहद पे गिर जाए तो हिंदुस्तान बन जाए, अगर सरहद पे गिर जाए तो हिंदुस्तान बन जाए। माननीय विधायक श्री साकेत प्रताप वर्मा जी। आज के इस सीता इंटर कॉलेज में विदाई समारोह और मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में
मेरे सामने बैठे हुए भारत के भविष्य के रूप में प्यारे विद्यार्थियों, मंच पर बैठे हुए इस विद्यालय के संस्थापक और पूरी देखरेख और मार्गदर्शन देकर शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने वाले, सामाजिक जागरण और धार्मिक जागरण के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान करने वाले हमारे परम मित्र आदरणीय श्री रमेश वाजपेयी जी, मंच पर बैठे हुए अत्यंत विद्वान भाई आराध्य शुक्ल जी, सभी हमारे यहां पधारे हुए कविगण, मंच पर बैठे हुए अत्यंत ही सम्मानित समाज के श्रेष्ठ जन और विशेष रूप से जिन्होंने शास्त्री जी के साथ, उनके जीवन के साथ मिलकर के कुछ न कुछ जीवन के पल बिताए हैं, ऐसे सम्मानित जन, यहां उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, विद्यालय के सभी शिक्षक बहनों और भाइयों, यहां उपस्थित सभी सम्मानित सज्जनों, परीक्षा के पर्व में आप शामिल होने जा रहे हैं। मैं इसको पर्व इसलिए कहता हूं, ये एक ऐसा अवसर है कि जिस अवसर पर आपको पूरी तपस्या के साथ, आपको अपनी साधना के साथ निश्चित रूप से समर्पित भाव से शामिल होना चाहिए। समर्पित भाव से शामिल होने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं, आपने जो पढ़ाई की है उसका सुखद और अच्छा परिणाम प्राप्त करने की आपकी इच्छा होगी, विद्यालय की भी इच्छा होगी, सभी की इच्छा होगी, आपके परिवारजनों की इच्छा होगी, आपके नातेदार, रिश्तेदार, शुभचिंतक सभी की इच्छा होगी। लेकिन ये इच्छा पूरी तभी होगी जब इस महापर्व में आप पूरे त्याग और परिश्रम के साथ अपने कदम लेकर के आगे बढ़ने का काम करें। कहीं पर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं देख रहा हूं कुछ लोग बातें कर रहे हैं, कहीं पर भी परेशान और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक पेपर खराब हो गया तो शाम को मुंह लटका करके घर में बैठ गए, अब तो कुछ नहीं कर पाएंगे, अब कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। मेरे पास उदाहरण है और मैं ऐसा उदाहरण आपको दे सकता हूं कि आपको भी सुनकर के आश्चर्य होगा। मंगलयान जब मंगल ग्रह पर भारत ने भेजने का काम किया, दुनिया के देशों ने कई अटेम्प्ट करके जब मंगलयान को भेजने का प्रयास किया, वहीं भारत ने बहुत कम प्रयासों के बाद मंगलयान को मंगल पर भेज दिया। और जब मंगलयान को मंगल पर भेज दिया तो उसके पीछे की सफलता का रहस्य अमेरिका के एक अंग्रेजी अखबार ने छापा। ध्यान से सुनो मेरी बात। अमेरिका के एक अंग्रेजी अखबार ने छापा और उसने कार्टून के रूप में छापा। अंदर कुछ टाई सूट पहने हुए लोग बैठे थे और जो टाई सूट पहने हुए लोग बैठे थे वो हंसी मजाक की मुद्रा में थे और उस कमरे के बाहर एक गाय बंधी हुई थी। उस गाय की डोरी पकड़ करके एक लड़का बैठा हुआ था
और उस पे उस दरवाजे पर लिखा था, कुंडी खटखटाते हुए लड़के को चरवाहा वैज्ञानिक। फिर उसने अंग्रेजी में पूरा डिटेल उसका लिखा अखबार में, और जो डिटेल आया आपको जान करके आश्चर्य होगा। मंगलयान को भेजने में दुनिया के सारे देशों के जो पीछे वाले इंजन होते थे वो फेल हो जाते थे, शायद उनकी तकनीक वहां काम नहीं कर पाती थी, लेकिन भारत के उस वैज्ञानिक ने कड़ी मेहनत करके और कड़ी परिश्रम करके उस अंतिम इंजन को सफलता प्राप्त करा करके मंगलयान को मंगल पर भेजने में महत्वपूर्ण योगदान किया। जब उसका नाम हम लोगों ने पढ़ा तो जिज्ञासा हमारी भी बढ़ी। आपके उत्तर प्रदेश का रहने वाला, आप जैसा जौनपुर का एक विद्यार्थी अमित यादव इंटरमीडिएट में फिजिक्स के पेपर में ऐसा मस्तमौला था, गाय चराने में ऐसा व्यस्त रहता था कि फिजिक्स का एक पेपर ही उससे छूट गया, एक पेपर नहीं दे पाया। उसके टीचर्स ने कहा परेशान मत हो, एक पेपर नहीं दे पाए तो क्या हुआ, जो बचा है वो पेपर दो, तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है। उस अध्यापक की वाणी में सरस्वती का वास हो गया और वही वैज्ञानिक बनकर के दुनिया में भारत का नाम रोशन करने में उसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। आप निश्चित रूप से संकल्पवान होकर के जाइए। परीक्षा में कहीं पर भी घबराने की आवश्यकता नहीं, कहीं पर भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके सामने चैलेंज है। यूपी टॉपर आपके कॉलेज की एक लड़की हुई है स्कूल में, आप में से किसी की हिम्मत है ना कि हम यूपी टॉपर बनेंगे? ये लक्ष्य लेकर के परीक्षा में जाइए और पूरी ताकत और कड़ी मेहनत के साथ परीक्षा में अपने को सफल बनाने का काम करिए। ये मेरी पहली आपको शुभकामना है और इस शुभकामना के साथ आप जाएं और अच्छी तरह से सफल होकर के अपना भी नाम रोशन करें, विद्यालय का भी नाम रोशन करें, अपने परिवार का भी नाम रोशन करें, पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करें और कुल मिलाकर आगे बढ़कर इस देश का नाम रोशन करें। ये मेरी बहुत आपको शुभकामनाएं हैं। आज 3 मूर्तियों का हम सब लोगों ने अनावरण किया है। मां शारदे विराजमान है, साक्षात ज्ञान की प्रतिमा है। ज्ञान की प्रतिमा कभी किसी को निराश नहीं करती, क्योंकि ज्ञान ही ऐसी चीज है जिसको कोई छीन नहीं सकता। चोर पैसे की चोरी कर सकता है। हमारे कवि जी अभी कह रहे थे, इनके बगल में कोई बैठा हुआ था, इनकी जेब से निकाल लिया। ज्ञान कोई आपसे निकाल नहीं सकता। ज्ञान की देवी बीच में विराजमान है, निश्चित रूप से आपको आशीर्वाद देंगी। और केवल ज्ञान की ही देवी नहीं है, तो हम लोग तो इनकी प्रार्थना में कहते हैं, मां हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे। ऐसी मति दे जो हमको सब प्रकार से सब क्षेत्रों में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करे। ऐसे मां के चरणों में मैं अपना विनम्र प्रणाम निवेदित करता हूं और मुझे इस प्रतिमा का लोकार्पण करने का अवसर मिला है। आप सबको सामूहिक रूप से दर्शन करने का अवसर मिला है। मुझे भी आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला है। ज्ञान और विवेक का आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिला है। मैं भी प्राप्त करता हूं, आपसे भी चाहूंगा कि आप भी निश्चित रूप से इनका आशीर्वाद लेकर के आगे की परीक्षा में जाएं। इतना ही आपके लिए इस मूर्ति के अनावरण के अवसर पर पर्याप्त होगा। 2 मूर्तियां और हमने यहां अनावरण की है। एक तो स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति है। स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति में बाकी कुछ मत याद करो। 39 वर्ष की अवस्था में स्वामी विवेकानंद ने सब कुछ इस देश के लिए किया, इसलिए स्वामी विवेकानंद यूथ आइकॉन कहे गए, युवाओं के निर्विवाद मार्गदर्शक कहे गए। दुनिया के देशों में जाकर के भारतीय संस्कृति का डंका बजा दिया और कोई बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया, ऐसा नहीं है। जब शिकागो की सर्वधर्म सभा में पहुंचे, केवल एक वाक्य उन्होंने कहा
माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका वालों ने कभी नहीं सुना था कि यहाँ भाई बहन भी होता है, वहां तो लेडीज एंड जेंटलमैन होता था। जैसे ये वाक्य सुना तो भारत की संस्कृति के बारे में लोगों को जानकारी मिली और दुनिया के देशों का भ्रमण करते करते स्वामी विवेकानंद ने 39 वर्ष की अवस्था में आप जैसे नौजवानों को जोड़ने का काम किया और आप जैसे नौजवानों को जोड़ करके केवल एक ही बात कहने का काम किया, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्यमोदः। उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना मत रहो। लक्ष्य आपको तय करना है, वैज्ञानिक बनना है, ऑफिसर बनना है, समाज के किस क्षेत्र में अपने को आगे बढ़ाना है, भारत माता की सेवा कैसे करनी है, ये आपको तय करना है। और आप जब इस विद्यालय की बाउंड्री वॉल से बाहर निकल करके जाओ तो अपने हृदय में अपना लक्ष्य लेकर के जाओ। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और यह स्वामी विवेकानंद का वाक्य याद रखो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्यमोदः। इस वाक्य को लिख करके घर में लगा लो। परीक्षा में आत्मविश्वास के साथ जाते समय ये वाक्य हमेशा ध्यान रखो कि हमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, जो भी जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उस क्षेत्र में बढ़ करके अपने को आगे बढ़ाने का काम करो। तीसरी मूर्ति जिनके साथ मुझे भी रहने का अवसर मिला है, भाई की तरह हम लोगों के लिए थे, समय समय पर हमारा मार्गदर्शन भी करते रहते थे, हम लोग हमेशा उनके साथ बैठते रहते थे। एक विचित्र प्रकार की दुर्घटना में वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो कुछ लिखा, जो समाज को दिया, बहुत अच्छे कवि थे, इतनी श्रेष्ठतापूर्ण रचनाएं थी जिनका मैं आपके बीच में उल्लेख नहीं कर सकता। आज तो कवियों की स्थिति ये हो गई है, अगर नेता और पुलिस ना मिले तो मुझे लगता है कि कवि अपनी कविताएं ना लिख पाए। इसलिए मेरे कवियों को भी परामर्श है, नेता और पुलिस से हटकर समाज को संस्कारित करने के लिए भी लिखने की कोशिश होनी चाहिए, तभी यह समाज बलवती बनेगा, अन्यथा यह समाज ताकतवर नहीं बन सकता। शास्त्री जी ने एक कविता लिखी थी। आज दुबे जी आपके बीच में नहीं है, नहीं तो शास्त्री जी की लिखी वो कविता आपके बीच में होती। न हो विलुप्त पुण्य, याद है किसी को? न हो विलुप्त पुण्य स्वाभिमान जागते रहो, समर्थ दिव्य देश के जवान जागते रहो। ये कविता आपके बीच में जब दुबे जी कहते थे तो कितना आपको उत्साह मिलता था। इस देश की युवा पीढ़ी को कौन सी प्रेरणा मिलती थी, लेकिन एक एक शब्द दो पंक्तियों में निहित है। न हो विलुप्त पुण्य स्वाभिमान, पुण्य स्वाभिमान अपना विलुप्त नहीं होना चाहिए, इस पर हमको हमेशा गर्व होना चाहिए। और इसलिए उस पुण्य स्वाभिमान की रक्षा करते हुए हम इस दिव्य देश के जवान हैं, साधारण देश के जवान नहीं हैं। जागते रहना है हमेशा, गर्मी नहीं लगनी है। देश का सैनिक अगर तुम्हारी तरह गर्मी लगने लगे ना तो चारों तरफ जो पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और ये खुराफाती तबके के लोग हैं ना, ये इस हिंदुस्तान की सीमा में आ जाए। तुम्हारे जैसा नौजवान जब देश की सीमा पर बंदूक लेकर के खड़ा होता है तो समर्थ दिव्य देश का जवान होता है और इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। ऐसा शास्त्री जी ने जो गीत में लिखा है, निश्चित रूप से वो हम सबके लिए प्रेरणादायक है। कल मैं हमारी दिल्ली बैठक थी, दिल्ली बैठक से मैंने कहा चलो सौभाग्य मिला है तो वैसे तो लखनऊ हम लोग उतर लेते हैं, लेकिन अयोध्या के एयरपोर्ट पर उतरने का सौभाग्य मिलेगा तो हमने अयोध्या का टिकट करा लिया। राम जी के दर्शन भी हो जाएंगे। आज जब मैं यहां प्रतिमा के लोकार्पण पर आया तो मैंने प्रभु के दर्शन किए। कल सभी के लिए आशीर्वाद मांगा, आप सबके लिए, और मैं जब वापस आ गया मोतीपुर चौराहे के पास तो मैं वाजपेयी जी को फोन करा रहा था, तब तक इनका फोन आ गया। इन्होंने कहा मैं भी काशी विश्वनाथ में और वहां से दर्शन करके आया हूं, सबके लिए आशीर्वाद लेके आया हूं। तो मैंने कहा मैं भी लेकर के आया हूं।
मैं तो प्रभु श्री राम के दरबार से होकर के आया, उनका दर्शन करके आया हूं। लेकिन जब मैं यहां बैठा तो मुझे शास्त्री जी की 2 पंक्तियां याद आ गई। मैंने कहा शास्त्री जी ने लिखा होगा, आज मूर्ति का अनावरण हम लोगों ने किया है और कल मुझे जनगण के आराध्य प्रभु श्री राम का दर्शन करने का 500 वर्षों के संघर्ष के बाद जो प्रभु श्री राम तालाब में मंदिर में विराजित हैं, वहां अपने क्षेत्र के लिए, सब नागरिकों के लिए, सारे लोगों के लिए, आप सबके लिए आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिला। तो मुझे आंदोलन के समय उनके द्वारा लिखी गई, जब आराध्य भाई वाले कि राम जन्मभूमि आंदोलन में वो कई बार कई चीजें लिखी हैं। अब आप समझिए, मंदिर तो अब बना 22 जनवरी को, निर्णय थोड़ा पहले हुआ। उसके पहले लोग कहते थे पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन शास्त्री जी मालूम क्या लिखते गए थे, बाबर की बर्बरी बुद्धि का दुर्ग ढहाया जाएगा, विश्व चकित हो ऐसा मंदिर भव्य बनाया जाएगा। वो भव्य मंदिर बनकर के खड़ा है। शास्त्री जी की प्रेरणा निश्चित रूप से उस समय आंदोलन में सभी को मिलती रहती थी, और जो आप सबके लिए लिखा है, मैं एक पंक्ति का हमेशा जिक्र करता हूं उनकी। शास्त्री जी ने एक पत्रिका में अपनी कविता भेजी, और वो कविता भेजी वही इस विद्यालय की स्थापना के पीछे का उद्देश्य है। विद्यालय की स्थापना के पीछे का उद्देश्य उस कविता में निहित है, लेकिन दो पंक्तियां ही उसकी हमारे लिए पर्याप्त हैं। उन्होंने लिखा, भावी भारत का स्वरूप मत पूछो कैसा होगा, भावी भारत का स्वरूप मत पूछो कैसा होगा, आर्य पुत्र हम सब जैसा चाहेंगे वैसा होगा, जैसा हम इस देश को बनाना चाहेंगे वैसा ये देश बनकर के खड़ा होगा। और इसलिए हम सब लोग इस विद्यालय के द्वारा संस्कारी शिक्षा भी देने का काम करते हैं, देशभक्ति की भी शिक्षा देने का काम करते हैं, और एक आधुनिक शिक्षा की दृष्टि से, चाहे वो अंग्रेजी के द्वारा हो, चाहे तकनीक के द्वारा हो, भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षा के माध्यमों से बढ़ा करके, और निश्चित रूप से अपने विद्यार्थियों को बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आपको जो आगे बढ़ाने का सपना विद्यालय का है, उस सपने को पूरा करने का संकल्प आप लेकर के जाओ, परीक्षा में बहुत अच्छी तरह से सफल हो। दिनकर जी की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि कवि तो सच्चे अर्थों में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ही हैं, हमारे लिए प्रेरणा का आधार हैं। उन्होंने कविता में लिखा है, सेनानी करो प्रयाण अभय, सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये भारत 65% युवा आबादी का देश है। भारत बूढ़ों का देश नहीं है, चाइना बूढ़ों का देश है। भारत बहुत आगे बढ़ने वाला है। भारत 65% युवा आबादी का देश है। इसलिए दिनकर जी की ये पंक्ति हमेशा याद रखना, सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है। ये नखत कमा के घुसते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। इसको विद्यालय के संदर्भ में भी लेकर के सारे आकाश में फैल जाइए, अपने को आगे बढ़ाइए, अपना नाम रोशन करिए, विद्यालय का नाम रोशन करिए, परिवार का नाम रोशन करिए, और बहुत उत्साह के साथ इस परीक्षा से महायज्ञ में शामिल होकर के अपने को आगे बढ़ाने का काम करें। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको है। मैं आस्थावादी हूँ, मैं माँ पीताम्बरा का परम भक्त हूँ, उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ आप सबको बहुत आशीर्वाद मिले, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। बड़ी तेजस्विता के साथ में, बड़ी ओजस्विता के साथ में, और बहुत ही प्रेरक तरीके से आपने हम सबका मार्गदर्शन किया, बच्चों को आशीर्वाद दिया। माननीय विधायक जी और सभी अतिथियों से, मैंने सबको, जो शास्त्री जी के मित्र थे, आदरणीय उमाशंकर वर्मा जी बैठे हुए, 1 महीने 13 दिन, 13 सितंबर 1974 को कानपुर कॉलेज में स्ट्राइक हुई थी, मैं भी था स्ट्राइक में। तो वैसे स्ट्राइक पूरे विश्व में उस वर्ष नहीं हुई स्टूडेंट्स की। तो उसमें मेरे भाई साहब जो यहाँ बैठे हुए हैं, वह और श्रद्धेय शास्त्री जी, वो दोनों लोग जेल गए थे। आदरणीय उमाशंकर वर्मा जी भी जेल गए थे। 1 महीने 13 दिन ये लोग जेल में गए रहे,
और मैं तो अपने बहनोई साहब के यहाँ निकल गया था, तो मैं तो वहाँ से आनंद ले रहा था। इस झील की यात्रा कर रहे थे, उनको भी मैंने यहाँ बुलाया। तो माननीय विधायक जी, हमारे ऑफिस पर तो बोर्ड का कब्जा हो गया है, वो स्ट्रांग रूम बन गया है, इसलिए सभी अतिथियों से माफी चाहते हैं। आज कॉफी नहीं पिला पाएंगे क्योंकि बैठने का स्थान नहीं है, और हमारे सब अतिथि आशीर्वाद देकर के यहाँ से नटोरी नट्स जी बैठेंगे, ठीक है। और जब ये मंच खाली होगा तो इंटरमीडिएट के हमारे सभी शिक्षक और हाई स्कूल के हमारे सभी शिक्षक, सभी विषय शिक्षक वो आएंगे, वो अपना स्थान लेंगे और थोड़ा थोड़ा 2-2 मिनट में आपको आशीर्वाद देंगे। जोरदार तालियों से उतना नहीं बजाना चाहिए। मैंने कहा था अगर आप धूप में बैठे हैं तो आपके गेस्ट भी धूप में बैठे हैं और हम भी धूप में आपके साथ ही खड़े, ठीक है ना? तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत लंबा कार्यक्रम नहीं चलेगा। एक बार फिर से सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से माननीय विधायक जी का, यहाँ अभ्यागत सभी अतिथियों का, विशिष्ट अतिथियों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। और शास्त्री जी की 4 पंक्तियां कहते हुए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आपने समय दिया, इसके लिए हम सब आभारी हैं। यूं तो हर आंख कभी रोती है, यूं तो हर आंख कभी रोती है, दर्द के बीज कहीं बोती है, पर गरीबों के लिए जो गिरता, पर गरीबों के लिए जो गिरता, सरल वो अश्रु नहीं मोती है, सरल वो अश्रु नहीं मोती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। व्यवस्था देख लें, जो लोग सब्जेक्ट टीचर नहीं है इंटरमीडिएट में और हाई स्कूल में, वो लोग व्यवस्थाओं को देखेंगे और शेष लोग मंचासीन हैं। अभी आप कर दिया जाए, आप कर दिया जाए।